हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड वेनम। कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष से एक स्पेसयान को हमारी धरती पर आते दिखाया जाता है, जिसमें 4 पैरासाइट होते हैं और उन सभी पैरासाइट के नाम होते हैं मेहम, स्क्रीम, राइट और वेनम। मगर थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि उस स्पेसयान यानी जहाज़ में आग लग जाती है और वह तेज़ी से धरती पर आकर गिरता है, जिससे वह टूट फूट जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, उसका नाम है लाइफ फाउंडेशन। जब उस कंपनी को पता चलता है कि हमारा स्पेसयान धरती पर कहीं गिर गया है, तो वे लोग इसकी खबर पुलिस वालों को देते हैं, जिस वजह से उस जगह पर बहुत से पुलिस वाले खोजबीन करने के लिए पहुंच जाते हैं। तब हम देखते हैं कि उन 4 पैरासाइट में से वहां से एक पैरासाइट भागकर उनमें से किसी एक स्पेस पायलट के अंदर घुस जाता है। जब पुलिस वहां उस दुर्घटना में बचे लोगों की तलाश कर रही होती है, तो उन्हें वहां एक जैक नाम का जिंदा इंसान मिलता है। तो वे सोचते हैं कि इसे बचाने के लिए इसको जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। और जैसे ही वो लोग इसे एक वैन से अस्पताल ले जा रहे होते हैं, तभी उनमें से वो पैरासाइट एक्टिव हो जाता है। वह पैरासाइट उसी औरत में होता है जो वहाँ घायल लोगों को रेस्क्यू करने में सबसे ज़्यादा मदद कर रही होती है। वह औरत उस वैन को चीरते हुए बाहर निकलती है और वह उसी दिशा में जाने लगती है जिस दिशा में वह कंपनी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहानी के मुख्य कैरेक्टर की ओर, यानी हमारे हीरो की तरफ। इसका नाम एडी ब्राक होता है, जो पेशे से एक बहुत अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर होता है, जो अपनी पत्नी के साथ उसी के घर में रहता है। उसकी पत्नी का नाम एन है, जो कि पेशे से एक वकील है और वह उसी कंपनी की होती है। हम देखते हैं कि सुबह होती है और हमारा हीरो अपने ऑफिस जाता है। वहीं वह अपने बॉस से मिलता है और उसका बॉस उससे कहता है कि आज तुम्हारे लिए हमारे पास एक नया काम है। दरअसल तुमको आज एक बहुत बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लेना है, जिसका नाम है कार्ल्टन ड्रेक। वह शख्स लाइफ फाउंडेशन का ओनर होता है। उसका बॉस आगे कहता है कि तुम उससे कोई फालतू बात मत करना और उससे उसके इन्वेंशन के बारे में पूछना तथा उसकी प्रशंसा करना, और उससे पूछना कि तुम अपना जहाज अंतरिक्ष में क्यों ले जाना चाहते हो और पैरासाइट का क्या चक्कर है, ठीक है। इसके अलावा कोई और बात मत करना जिससे कोई और समस्या न खड़ी हो जाए। इसके बाद एडी शाम को वापस अपने घर आ जाता है और रात में जब वह पानी पीने के लिए उठता है, तभी वह देखता है कि उसकी पत्नी के लैपटॉप पर एक मेल आई हुई होती है। वह मेल उसी लाइफ फाउंडेशन कंपनी की तरफ से होती है। वह मेल उसी फाउंडेशन के किसी एक सदस्य ने भेजी थी कि यह फाउंडेशन ठीक नहीं है, यह लोगों की जान ले रही है और यह उन लोगों को काम पर रख रही है जिनका इस दुनिया से किसी भी प्रकार का नाता नहीं है। इसके एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत से बेगुनाहों की जान जाएगी। ये तुम्हें भी इस्तेमाल करेगी, तुम इसे छोड़ दो। इस मेल में उस कंपनी के इन्वेंशन की सारी बातें होती हैं और वह इसके कवर के बारे में सोचता है और साथ में अपने बॉस की नसीहत को भी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है इस कहानी के मेन विलन को। वह उसी लाइफ फाउंडेशन का ओनर होता है। उस दिन उस कंपनी में बहुत से बच्चे टूरिज्म के लिए आए होते हैं। अब हमारे हीरो की इंटरव्यू का टाइम होता है और वह अपना इंटरव्यू शुरू करता है। शुरू में वह कंपनी की खोज के बारे में पूछता है और साथ ही वह उसकी बड़ाई भी करता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह अपने प्रश्नों को चेंज करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि हमने ऐसी अफवाह सुनी कि आप अपनी खोज के लिए इंसानों को चुनते हैं और उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिससे आप अपनी खोज को सफल बना सकें। और जैसे ही वह मालिक ऐसी बातें सुनता है, उसको एडी की बातें बहुत ख़राब लगती हैं और वह उससे कहता है कि फ़ौरन अपना इंटरव्यू बंद करो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। इसके बाद एडी वहाँ से निकलकर अपने बॉस के पास आता है। जैसे ही वह अपने बॉस के पास आता है, उसका बॉस उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि तुमने मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब इसका जो भी नतीजा होगा, उसका परिणाम तुमको स्वयं भुगतना पड़ेगा। इसके बाद उसका बॉस एडी को नौकरी से बाहर निकाल देता है और दूसरी तरफ एडी की पत्नी एन को भी नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। ए, एडी एन से काफ़ी माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, पर मैं इसका भुगतान कर दूंगा। मगर तब एन कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है एडी, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि रात है, बारिश हो रही है और वही औरत हमें दिखाई देती है जिसकी बॉडी में वही पैरासाइट होता है।
वह अब बहुत थक चुकी होती है, तभी उसको कुछ खाने को दिखता है और जब वह उसको खाने ही वाली होती है तभी पास खड़े कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। मगर उसके अंदर उस पैरासाइट की पूरी शक्ति होती है, इसी वजह से वह वहाँ से सारे गुंडों की चुटकियों में छुट्टी कर देती है और वहीं से वह पैरासाइट एक दूसरा शरीर चुन लेता है क्योंकि उसके पहले वाले शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें लैब दिखाई जाती है जिसमें वह डॉक्टर और उसकी सहयोगी एक नए पैरासाइट पर काम कर रहे होते हैं। वे एक येलो पैरासाइट को अपनी ट्यूब से बाहर निकालते हैं और एक खरगोश के ऊपर छोड़ देते हैं, यह देखने के लिए कि वह पैरासाइट हमारी धरती पर रहने वाले जीवों के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। शुरू में लगता है कि यह पैरासाइट और खरगोश में अच्छा तालमेल बैठ गया है और इस पैरासाइट ने खरगोश में जीवन जीने की कला को हासिल कर लिया है। लेकिन कुछ ही देर में उस खरगोश की मौत हो जाती है और उस पैरासाइट की भी मौत हो जाती है। इससे उनका ये एक्सपेरिमेंट भी नाकाम हो जाता है। नौकरी और पत्नी दोनों के छूट जाने पर एडी काफ़ी हताश और उदास होता है। इसी वजह से वह एक ठेके में बैठकर बियर पी रहा होता है। तभी उसको वहाँ न्यूज़ से पता चलता है कि उस फाउंडेशन का ओनर कुछ और भी प्लान कर रहा है अपनी एक और स्पेसशिप अंतरिक्ष में भेजने के लिए, और वह इस बात को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो और कई जाने जाएंगे। इससे वह काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वह उठकर वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे एक औरत बैठी दिखा मिलती है जिसका नाम मारिया होता है। तो वह उस औरत से अखबार मांगता है तो वह औरत कहती है, मैं बदले में तुमसे $20 लूँगी। एडी उससे वह अखबार खरीद कर पास के एक स्टोर में चला आता है। वहाँ वह अपनी ज़रूरत का सामान लेने लगता है। तभी उसी स्टोर में एक चोर आ जाता है और उसको लूटने लगता है, लेकिन एडी चुपचाप अपनी चीज़ों को खरीदता है और वहाँ से उसका बिल देकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम फिर से लाइफ फाउंडेशन कंपनी की लैब को देखते हैं जिसमें अब किसी जानवर के बजाय इंसानों पर उस पैरासाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वहाँ के साइंटिस्ट। लेकिन वह पैरासाइट इंसान की बॉडी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है, जिससे वह पैरासाइट उस इंसान की जान ले लेता है। इस बात को वहाँ पर खड़ी एक साइंटिस्ट जिसका नाम टोरा होता है वह भी देख रही होती है। जब उसको महसूस होता है कि कार्लटन ड्रेक अपने फ़ायदे के लिए बेगुनाह इंसान की जान से खिलवाड़ कर रहा है, वह ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। वह फ़ौरन एडी ब्रॉक के पास जाती है और अपनी फाउंडेशन के बारे में बताती है और उससे मदद मांगती है और कहती है कि इसका न्यूज़ के द्वारा टीवी पर पर्दाफाश कर दो। लेकिन एडी कहता है कि मैंने अब ये प्रोफेशन छोड़ दिया है और अब मैं किसी और झमेले में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि तुम समझने की कोशिश करो, वो ओनर बहुत बुरा आदमी है, वह सबकी जान ले लेगा। सही मायने में वह इस दुनिया पर रहना ही नहीं चाहता क्योंकि वह जानता है कि ये दुनिया जल्द ही ख़त्म होने वाली है। वह अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वह वहाँ जा सके, तभी तो वह वहाँ से 4 पैरासाइट लाया है। ये वही 4 पैरासाइट हैं। लेकिन जब 4 पैरासाइट को वहाँ से लाया गया तो एक पैरासाइट तो उस दुर्घटना के कारण वहाँ से भाग गया और अब जो बाकी बचे हैं उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मासूम लोगों की, इंसानों की वह जान ले रहा है। और वह साइंटिस्ट एडी से विनती करते हुए कहती है कि प्लीज़ तुम इस न्यूज़ को टीवी पर दिखा दो जिससे वह पकड़ा जाए। तो एडी कहता है, ठीक है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ। एक दिन एडी चुपके से उस लैब में जाता है जहाँ पर वह ठीक वैसा ही पाता है जैसा कि उस साइंटिस्ट ने बताया था। वहाँ पर कई इंसानों पर प्रयोग चल रहा था। वह एविडेंस के तौर पर उन सभी चीज़ों की पिक्चर को लेने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वह देखता है कि वह जिस औरत से अखबार लिया करता था वह भी वहाँ पर है। वह उस औरत की जान बचाने के लिए कांच के दरवाजे को तोड़ने लगता है। कांच टूटते ही वह औरत बाहर आ जाती है। उस औरत में एक पैरासाइट होता है जो कि बाहर निकलते ही एडी पर हमला कर देता है और उस औरत की बॉडी को छोड़कर एडी की शरीर में आ जाता है। वहाँ के अलार्म सिस्टम बजने लगते हैं जिससे सारे गार्ड्स वहाँ पर भागकर आने लगते हैं। अपनी जान को बचाने के लिए एडी वहाँ से भागता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके भागने की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है कि वह सारे गार्ड्स को पीछे छोड़ता हुआ भागने लगता है और एक ऊंची छलांग लगाकर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर छुप कर बैठ जाता है और अपनी जान को बचाता है। और जब सब गार्ड वहां से चले जाते हैं तब एडी अपने घर में आ जाता है। जब एडी अपने घर आता है तब उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगती है। उसके घर में जो भी पड़ा होता है वह उसको खाने लगता है। ऐसा लगता है मानो उसकी भूख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हो। तभी उसको उल्टियाँ आने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वह जब अपने आप को कांच में देखता है तो दूसरी शक्ल दिखाई देती है और उसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सीधा अपनी पत्नी के पास फ़ोन मिलाता है जिसका नाम एन होता है। तो वह कहती है, हमारा तुम्हारा रिश्ता पहले ही ख़त्म हो चुका है और अब मैं किसी और के साथ में हूँ। लेकिन फिर भी एडी से मिलने की जिद करता है और वह रेस्टोरेंट में चला जाता है उसको मिलने के लिए। और जब वह रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो उसे खाने की बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं। वह उन सभी चीज़ों को खाने लगता है। तभी वह ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, ये मरा हुआ है, मुझे ज़िंदा ला कर दो। तभी
उसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, तो वह पास में रखे के एक्वेरियम में बैठ जाता है और उसके अंदर जो क्रैब पड़े होते हैं उनको खाने लगता है। और तब पता चलता है कि इसके अंदर वेनम आ चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर वेनम है। लेकिन ये बात एन और उसके दोस्त डैन को समझ में नहीं आती, इसलिए वो इसका इलाज करने के लिए उसे अपने हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। उसका एमआरआई स्कैन करते हैं। उसके बाद एडी को घर भेज दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि जैसी ही उसकी रिपोर्ट आएगी हम आपको बता देंगे। और अब हम फाउंडेशन का सीन देखते हैं। वहाँ के मालिक को किसी तरह से यह पता चल जाता है कि उसकी ही एक साइंटिस्ट ने एडी को यहाँ पर बुलाया था, जिससे वह मालिक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर एक पैरासाइट छोड़ देता है। तभी हम एडी को अपने घर में देखते हैं। उसे अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसका पड़ोसी काफ़ी ऊंची आवाज़ में म्यूजिक को सुन रहा था, जिससे वह उसको बार बार मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता है। इससे एडी के अंदर जो वेनम होता है वह गुस्से में आकर मना करता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं, जिन्हें उसी लाइफ फाउंडेशन के मालिक ने भेजा होता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि वेनम उसकी बॉडी में साफ साफ दिखाई देने लगता है और उन गार्ड से लड़ने लगता है और उन गार्ड से एडी को बचाने लगता है, लेकिन गार्ड उसका पीछा भी नहीं छोड़ते। I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna जिससे वह अपनी बाइक से वहाँ से चला जाता है, भागने का प्रयास करता है। मगर ये सारी चीज़ें सारे के सारे कारनामे ड्रोन की मदद से ड्रेक उस कंपनी की लैब में स्क्रीन पर देख रहा होता है। तभी वह कहता है कि इस पैरासाइट ने तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली है, ये पैरासाइट तो हमारे अनुमान से भी ज़्यादा ऊपर निकला। तभी वह मालिक और ज़्यादा गार्ड को उसके पीछे लगा देता है। एडी अपनी इस बाइक चलाने की स्किल से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है कि कोई गार्ड उसके पीछे तो नहीं है, लेकिन साइड से आती गार्ड की गाड़ी से एडी टकरा जाता है और वह ज़मीन पर जाकर गिरता है, जिस वजह से उसके हाथ और पैर की हड्डियां पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में एडी फिर से उठ खड़ा होता है वेनम वाले शरीर के साथ में, और वह मौजूद वहाँ सभी गार्ड को खाने लगता है। उसके बाद वह पानी से होते हुए एक दूर जगह पर चला आता है। एडी वहाँ पर उस वेनम से पूछता है कि तुम मेरे शरीर में क्यों हो और मुझसे क्या चाहते हो। तब वह बताता है, मैं एक पैरासाइट हूँ, मुझे दूसरे ग्रह से यहाँ पर लाया गया है। उसके बाद मुझे तुम्हारी बॉडी मिली, तुम हमारे काफ़ी अच्छे होस्ट हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हमारे घर यानी स्पेस में भेज दो। अब एडी के पास वो सारे सबूत होते हैं जिनको उसने उस फाउंडेशन से इकट्ठा किया था। वो अपनी कंपनी में जाता है ये बताने के लिए कि फाउंडेशन का मालिक कितना ज़्यादा खतरनाक है। वह सारे सबूत लेकर वहाँ पहुँचता है जिससे उसको पकड़वाया जा सके, लेकिन एडी का दोस्त उसको अंदर नहीं आने देता है। तभी वेनम कहता है कि मैं किस लिए हूँ, मैं तुमको ऊपर पहुँचाऊँगा। और वह फिर पलक झपकते ही ऊपर आ जाता है और खिड़की तोड़कर अपने बास के कमरे में घुस जाता है और वहाँ वह एक पर्चा लिखता है। साथ ही में वह सारे सबूत भी रखता है जिससे उस फाउंडेशन के मालिक को रोका जा सके। लेकिन तभी वहाँ उस फाउंडेशन मालिक के गार्ड्स आ जाते हैं और वह एडी पर हमला करने लगते हैं, उसको मारने लगते हैं। लेकिन वेनम एडी की बॉडी से बाहर आकर उसको बचाने लगता है। वो वेनम उन सभी गार्ड I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. को हरा के उनमें से एक को खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसकी पत्नी एन वहां आ जाती है, जो कि उससे ब्रेकअप करके गई थी। एडी इंसान की शक्ल में वापस आ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो यहाँ पर आकर। तभी वह कहती है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा इलाज चल रहा है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तुरंत हमारे साथ आओ। इसके बाद वे दोनों हॉस्पिटल आते हैं। जैसे ही उसकी पत्नी का दोस्त एमआरआई स्टार्ट करता है तो हाई फ्रिक्वेंसी को पाकर वेनम एडी के शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे एडी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस करता है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वेनम उसके शरीर में रहे। अगले ही पल जब एडी उस हॉस्पिटल से निकल ही रहा होता है, तभी उस फाउंडेशन के लोग उसको किडनैप करके वहां से उसको ले जाते हैं
और अब उसको उस ओनर के सामने लेकर आया जाता है। तभी वह मालिक एडी से कहता है कि जो तुम्हारे शरीर में है उसको तुम मुझे दे दो। एडी कहता है कि अब बहुत देर हो गई है, क्योंकि वह पहले ही हमारे शरीर से निकल चुका है। तब वह ओनर अपना असली रूप दिखाता है, वेनम वाला, और कहता है मुझे तुमसे वेनम चाहिए। तभी एडी कहता है इसने तुम्हारे शरीर पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन तुम भी कुछ दिनों में ऊब जाओगे। मगर वह ओनर उसकी बात नहीं मानता है और अपने गार्ड से कहता है कि इसे जंगल में ले जाकर इसको जान से मार दो। सारे गार्ड्स उसकी बात मानकर उसको जंगल में लेकर जाते हैं जान से मारने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडी की पत्नी के शरीर के माध्यम से वह वेनम दोबारा यहाँ आ जाता है और उन गार्ड को वहाँ से हटा देता है और उसके पत्नी के शरीर से वेनम निकलकर एडी में आ जाता है। यहाँ एडी और उसकी पत्नी में फिर से दोस्ती हो जाती है। अब वेनम एडी से कहता है कि मैं अब उसकी सारी प्लानिंग को जान गया हूँ, क्योंकि उनकी प्लानिंग ही यही है कि वह और खूब पैरासाइट स्पेस से धरती पर लाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो सारे पैरासाइट यहाँ पर आ गए तो वे इस दुनिया को तबाह कर देंगे और लोगों को खा जाएंगे। और अब वह ओनर अपने फाउंडेशन में दूसरा स्पेसशिप लॉन्च करने की बात करता है। यहाँ के सारे साइंटिस्ट उसे समझाने लगते हैं कि अभी वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सारे पैरासाइट आपके विरुद्ध हो चुके हैं और लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। इस बात को वह ओनर सुनकर गुस्सा हो जाता है और सभी को उस पैरासाइट के द्वारा एक साथ मार देता है और खुद उस स्पेसशिप को लॉन्च कर देता है। लेकिन तभी वहाँ वेनम आ जाता है, क्योंकि वह वेनम नहीं चाहता है कि ये ओनर उसकी दुनिया पर कब्जा कर ले और अपने साथ पैरासाइट को धरती पर लाए। इस वजह से उनमें एक ज़बरदस्त फाइट होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह पैरासाइट जो कि वेनम की तरह होता है वह वेनम पर भारी पड़ने लगता है और वह उसको This life I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. हरा देता और एडी को मारकर स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। लेकिन वेनम मरता नहीं है, वह फिर से एडी की बॉडी में आता है और छलांग लगाते हुए स्पेस यान पर चढ़ने लगता है। जिस चीज़ से उस पैरासाइट ने एडी पर हमला किया था उसी चीज़ से उस पूरे अंतरिक्ष यान को चीरते हुए पूरा खराब कर देता है, जिससे उस स्पेसशिप का सारा पेट्रोल ज़मीन पर गिरने लगता है, जिस वजह से उस स्पेसशिप में आग लग जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओनर मर चुका होता है और वेनम ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी एडी को आग से बचाने के लिए। एडी पानी में गिर जाता है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि एडी और उसकी पत्नी दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं और उसकी पत्नी एन कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर डैन यानी उसका पत्नी का दोस्त उसको भी काफ़ी ज़्यादा चाहती हूँ। तभी एडी के शरीर से एक आवाज़ आती है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि हम तुम्हें फिर से वापस पालेंगे। इस बात से हमें यह पता चलता है कि वेनम अभी मरा नहीं है, बल्कि वह अब भी एडी के शरीर के अंदर है। वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी एन को शक होता है कि क्या वेनम अभी भी जिंदा है। तभी एडी उसको विश्वास दिलाते हुए कहता है कि वेनम अब नहीं बचा और यह कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वेनम और एडी आपस में बात करने लगते हैं। तभी एडी कहता है कि तुम अगर इस दुनिया में रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारे कुछ नियम को फॉलो करने होंगे। तुम उन इंसानों को नहीं खाओगे जो अच्छे होंगे, बल्कि तुम उन इंसानों को कभी कभार खा सकते हो जो बुरे होंगे। तब वहाँ पर वेनम कहता है कि बुरे लोग कौन होते हैं। तो एडी उनसे कहता है कि वो लोग जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तभी वह उसी स्टोर में जाता है जहां वह हमेशा से आया करता था। तभी एडी देखता है कि उस स्टोर में वही चोर फिर से आया हुआ है उस स्टोर को लूटने के लिए। ये देखकर वेनम अपने असली रूप में आ जाता है और उस चोर को खा लेता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और एडी फिर से अपनी पुरानी नौकरी पा लेता है, यानी वह फिर से न्यूज़ रिपोर्टर बन जाता है और अब वह फिर से एक बहुत खतरनाक सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के इस आखिरी सीन से हमें ये तो पता लग गया था कि अब भी इस दुनिया में एक और पैरासाइट मौजूद है जो कि वेनम पार्ट 2 में ज़रूर आएगा वेनम से आमना सामना करने के लिए। सो गाइस